हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के सेकंड पेपर के सॉल्यूशन की। हम सेकंड टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। उससे पहले जिन लोगों को टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं पता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर फॉरेस्ट सर्विस के लिए टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में 30 टेस्ट, अगर आप सिर्फ उसी पर भरोसा रखकर अगर अपनी प्रिपरेशन को आगे करना चाहते हैं, रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। उस शेड्यूल को अगर आप देखेंगे तो आप उसको ठीक से समझ पाएंगे। और ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी रखे गए हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। हर टेस्ट के 4 अटेम्प्ट रखे गए हैं, जिसमें आप ये वाला मेंस भी आराम से दे सकते हैं और इसके आगे आने वाला मेंस भी आप आराम से दे सकते हैं। उसमें जो टेस्ट हैं, नंबर ऑफ टेस्ट हैं, उनको भी बढ़ाकर रखा गया है। उसमें 75 टेस्ट रखे गए हैं। 75 टेस्ट में अगर फॉरेस्ट्री की बात करें तो अकेले फॉरेस्ट्री के लिए अलग से 10 टेस्ट रखे गए हैं। यूनिट वाइज हर यूनिट के 3 टेस्ट रखे गए हैं, तो चारों यूनिट के 3 टेस्ट वो हो जाएंगे। 12 टेस्ट और 20 FLT रखे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पास सफिशिएंट हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसमें हम कोशिश ये भी करते हैं कि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें साथ में ऐड करते रहें, जिससे आपको बाहर से और क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। हाँ, दूसरी टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए जो आपको विजिट करना है, आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं या ऐप पर विजिट कर सकते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां अपन टेस्ट सीरीज पर टेस्ट के सॉल्यूशन पर जोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं, इस टेस्ट का सॉल्यूशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कंटेंट PDF के फॉर्म में टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाया जाता है और वहां मेंसुरेशन की जो फाइल है, PDF फाइल है, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। आप चाहें उसको देख सकते हैं। ये फाइल है हैंड रिटन फाइल। इससे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में भी देखे गए हैं और आप लोगों के टेस्ट में भी दिखेंगे। पढ़ने में थोड़ा सा इजी है और जो फॉर्म है इसका लैंग्वेज का, वो बाइलिंगुअल फॉर्म बोल सकते हैं हम। जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जो हिंग्लिश बनता है, तो हिंग्लिश में इसकी लैंग्वेज रखी गई है जो पढ़ना भी आसान है और समझना भी आसान है। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आपके लिए रिवीजन के लिए तो बहुत इजी और अच्छा कंटेंट ये हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछे गए, और मिक्स्ड क्वेश्चन कुछ हमने डेवलप किए और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसको मिलाकर आप लोगों का ये पूरा टेस्ट बना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगल। हाइट मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री और सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो वैसे ही यहां पर इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो क्रिस्टेन हिप्सोमीटर, ब्रांडेस हिप्सोमीटर, अल्टीमीटर और एबनीज लेवल। इसमें से वो पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पर बेस्ड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो सिमिलर ट्राइंगल के बेस्ड पर दो तीन इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रिस्टेन हिप्सोमीटर हो जाता है, स्माइथिसिस हिप्सोमीटर हो जाता है और इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर हो जाते हैं। 3 इंस्ट्रूमेंट खासतौर से देखने को मिलते हैं सिमिलर ट्राइंगल पर बेस्ड। क्रिस्टेन हिप्सोमीटर, फिर उसके बाद इम्प्रोवाइज्ड कैलिपर और स्माइथिसिस हिप्सोमीटर। तो ये तीनों जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पिक द न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन फार्मूला बताना है। न्यूटन फार्मूला सबसे एक्यूरेट फार्मूला माना जाता है अगर ट्री हमारा नेलॉइड के फॉर्म में है। ट्री नेलॉइड के फॉर्म का क्या मतलब है? ट्री का जो निचला हिस्सा है वो नेलॉइड के फॉर्म में लिया जाता है, ऊपर वाला हिस्सा पैराबोलाइड के फॉर्म में लिया जाता है। ये नेलॉइड लिया जाता है, ये पैराबोलाइड लिया जाता है और ये कॉनिकल शेप में लिया जाता है। अगर इस हिस्से की बात करें, अगर वॉल्यूम मेजरमेंट हमें करना है तो सबसे एक्यूरेट जो मेथड आता है वो आता है न्यूटन्स मेथड, जिसमें एक छोर का सरफेस एरिया दूसरे छोर का सरफेस एरिया 4 टाइम्स मीडियम सरफेस एरिया, मिड सरफेस एरिया, और उसका निकाला एवरेज, 6 से डिवाइड किया उसका एवरेज इंटू एल, और वॉल्यूम होता है SM इंटू सरफेस एरिया इंटू हाइट या एल। ये ट्री लेंथ ले लिया, हाइट ले लिया, तो इससे निकाल लेते हैं वॉल्यूम। ये है न्यूटन्स फार्मूला। बाकी अलग अलग फार्मूला आप नोट्स में देखेंगे, आपको मिल जाएंगे सभी। मेजर्स थ्योरी इज रिलेटेड टू, मेजर्स या
गर्डलर ने एक थ्योरी दी थी जो रिलेटेड थी ट्री फॉर्म से। यहां पर दो टर्म सुनने को मिलते हैं, ट्री फॉर्म और टैपर। टैपर का रिलेशन होता है ट्री की डायमीटर से, हाइट के साथ में ट्री की डायमीटर में कमी आती है, इसे कहा जाता है टैपर। लेकिन रेट ऑफ चेंज इन टैपर, रेट ऑफ चेंज इन टैपर वो होता है ट्री फॉर्म। तो इसमें चेंज को बताता है ट्री फॉर्म, जबकि डायमीटर में चेंज को बताता है टैपर। ये अगर इसके रिलेशन की बात करें, ट्री फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ट्री फॉर्म की बात करने में हम बात करते हैं शेप ऑफ ट्री। अगर टैपर का रेट हाई है तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ट्री पतला होगा, उसका फॉर्म बेकार माना जाएगा। ये होगा ट्री फॉर्म या शेप की बात करना हमारा। तो यहां पर मेजर ने बताया था कि ट्री का फॉर्म इस तरह से क्यों हो जाता है। उनने कंसीडर किया था ट्री को एक कैंटिलीवर बीम की तरह, जो मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है वो इस बात को समझ सकते हैं, एक कैंटिलीवर बीम की तरह जो मकान वगैरह पर इस तरह से रहता है। एक एंड पर वो फिक्स रहता है, दूसरे एंड पर फ्री होता है। अगर यहाँ कुछ फोर्स वगैरह लग रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो ट्रांसफर होता है फोर्स उसमें। वैसे ही यहाँ पर ट्री इस तरह से खड़ा रहता है, पेड़ खड़ा हुआ है, अगर हवा चलेगी तो इसका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा और उसको बैलेंस रखने के लिए, पूरा अर्थ में नहीं जाता, उसको बैलेंस रखने के लिए नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला रहता है। वही समझाया था मेजर्स ने अपनी थ्योरी में। तो बताया किसके बारे में था? ट्री के फॉर्म के बारे में, स्टेम के फॉर्म के बारे में उनने समझाया था। ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, ट्रू फॉर्म फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज। अब फॉर्म फैक्टर यहां पर बताए गए थे। फॉर्म फैक्टर का मतलब है कि जो ट्री का फॉर्म है उसको अगर हमें जनरलाइज करना है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स यूज करने होंगे जिनका इनटू करके आप आगे की कहानी को इजी कर पाओ। तो इसी के लिए फॉर्म फैक्टर डेवलप किए गए थे। आगे उसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे, नोट्स में भी है और इसमें क्वेश्चंस भी और हैं। तो यहां सिर्फ हम उसका जो दूसरा नाम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉर्म फैक्टर इज आल्सो नोन एज। तो ट्रू फॉर्म फैक्टर को किस नाम से और जाना जाता है? तो ट्रू फॉर्म फैक्टर को जाना जाता है नॉर्मल फॉर्म फैक्टर के नाम से। और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्वेश्चंस और, या इसको कहा जाता है प्रेसलर्स नॉर्मल, इसे कहा जाता है प्रेसलर्स नॉर्मल। प्रेसलर का जो क्वेश्चन है वो आपको आगे भी मिलेगा, जो प्रेसलर बोरर है वहां पर मिलेगा, जहां पर जो ट्री की एज वगैरह निकालने में हेल्प करता है या स्टेम एनालिसिस में हेल्प करता है। आर्टिफिशियल, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। और द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो यहां पर अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू या फॉर्म फैक्टर इनटू ट्री हाइट। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू ट्री हाइट इनटू ट्री हाइट इज इक्वल टू फॉर्म हाइट। किसके बारे में जानना चाहता है वो? फॉर्म फैक्टर और टोटल ट्री हाइट का इनटू क्या कहलाएगा? फॉर्म हाइट। ट्री फॉर्म हाइट या ट्री हाइट, फॉर्म हाइट, फॉर्म हाइट, इसका रिलेशन होता है फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्म हाइट अपॉन ट्री हाइट, फॉर्म हाइट अपॉन ट्री हाइट। ये फॉर्मूले बिल्कुल सीधे सीधे लिखे हुए हैं वहां पर, बस इनको आड़ा टेढ़ा करके पूछ लिया जाता है। जेरा वगैरह में भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के, आगे पीछे करके। द वॉल्यूम टेबल आर कंबाइंड फ्रॉम डीबीएच अलोन। अकेले डीबीएच से कौन सी वॉल्यूम टेबल तैयार की जाती है? जब डीबीएच से संयुक्त मान तालिकाएं डैश 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 कहलाती हैं। तो जो डीबीएच पर टेबल तैयार की जाती है वो टेबल तैयार की जाती है लोकल वॉल्यूम टेबल। लोकल वॉल्यूम टेबल तैयार की जाती है डीबीएच से, जिसका यूज आगे चल के किया जाता है, जनरल वॉल्यूम का यूज किया जाता है लोकल वॉल्यूम टेबल में। बस इस टेबल को किस पर बनाया जाता है? डीबीएच पर बनाया जाता है, ये खास बात होती है।
और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरल वॉल्यूम टेबल का एप्लीकेशन क्या होता है। तो जनरल वॉल्यूम टेबल का एक बड़ा एप्लीकेशन हो जाता है कि इसका यूज लोकल वॉल्यूम टेबल को तैयार करने में किया जाता है। तो लोकल वॉल्यूम टेबल में जो मेजरमेंट है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अगर ये फिक्स हो जाता है डीबीएच पर तो ये लोकल वॉल्यूम टेबल कहलाती है। या इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है लोकल वॉल्यूम टेबल किस पर बेस्ड होती है। तो जनरल वॉल्यूम टेबल पर बेस्ड होती है। Sampling unit are taken at 2 or more stages and sampling units get smaller at each successive stage of sampling is called. Sampling stages दो या दो से ज्यादा होती हैं और हर सैम्पलिंग स्टेज में जो साइज है वो छोटा होता जाता है। सक्सेसिव स्टेज में सैम्पलिंग की जाती है, स्मॉलर साइज किया लिया जाता है। इस तरह से कुछ कहानी रहती है। ये सैम्पलिंग अगर हम ले रहे हैं, ये हमने ले लिया, मान लिया ये ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं, तो अगली स्टेज में हम इसको छोटा कर लेंगे, ये ले लेंगे, अगली स्टेज में हम इसे और छोटा कर लेंगे। इस तरह से हम हर अगली स्टेज में अपने डाटा को, जो स्टेज है अगली स्टेज है उसमें हम कम करते जाते हैं एरिया को, सैम्पलिंग साइज को हम कम करेंगे तो जो डाटा की एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी बढ़ती जाएगी और एक डेफिनेट एक्यूरेसी तक आने पर हम बोलेंगे हमारा काम यहाँ पर हो गया है। यहाँ स्टेजेस भी पहले से तय नहीं कर रहे हैं। आगे सीक्वेंशियल में और ये फिक्स रहता है कि पहले से स्टेज तय नहीं करेंगे, वहां हम तय करते हैं पहले से एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस इंटरवल। वैसे यहाँ पर एक डेफिनेट एक्यूरेसी तक हम पहुंच जाते हैं तो हम अपनी सैंपलिंग को रोक देते हैं और ये कहलाती है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ऐसा ही दूसरा एक टर्म है मल्टी फेज सैंपलिंग, जहां पर एक बार में एक डाटा तैयार किया जाता है। जैसे आप डीबीएच अगर ले रहे हैं तो आप डीबीएच लेंगे, अगर आप हाइट ले रहे हैं तो आप हाइट लेंगे, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम लेंगे, बेसल एरिया कर रहे हैं तो आप सिर्फ बेसल एरिया पर ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी एरिया में सैंपलिंग करना है तो वहां पर आप बैम्बू का अगर ले रहे हो तो पर हेक्टेयर नंबर ऑफ वॉल्यूम आप नंबर ऑफ जो कलम हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। अगले स्टेज पर जाके एक कलम में क्लम्स कितने हैं बैम्बू में वो देख सकते हो। तो एक स्टेज पर एक ही डाटा लिया जाता है, एक स्टेज में एक ही डाटा लेते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टी फेज। और यहाँ पर सारा डाटा एक ही साथ लिया जाता है, बस जो साइज है सैंपलिंग साइज उसे छोटा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन द ट्री इज फॉग्ड अबव द ब्रेस्ट हाइट। ब्रेस्ट हाइट के ऊपर जहां पर मेजरमेंट किया जाता है वहां पर फॉर्क है, मतलब पेड़ अपना दो हिस्सों में बट रहा है, इस तरह से है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। अगर ये ब्रेस्ट हाइट के ऊपर है, यहां पर मेजरमेंट किया जा रहा है तो यहां कितना ट्री दिख रहा है हमें, एक। तो ब्रेस्ट हाइट के ऊपर अगर फॉक होगा तो एक ही ट्री हम काउंट करेंगे, 1 ट्री। अगर ये नीचे हो जाता ब्रेस्ट हाइट यहां पर आता तो हमें दिखते 2 स्टेम, तो हम इसे काउंट करते एज अ 2 ट्री। अगर यहीं पर आता तो अगर हमारे लिए इजी होता इसे नीचे ले जाना तो हम नीचे ले जाते, इजी होता ऊपर ले जाना तो वैसा कर लेते, वो फिर फॉरेस्टर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। The horizontal projection on the ground of the tree crown is called, जो ट्री क्राउन है उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसे ऊपर से सीधे नीचे लाकर जो सैटेलाइट वगैरह का इमेज है वो नीचे लाके सीधे देखा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा। अब यहाँ पर टर्म है क्राउन लेंथ। लेंथ तो आप छोड़कर ही चलो, एक टर्म आया विड्थ, दूसरा आया ट्री विड्थ। ट्री विड्थ टर्म जनरली कहीं भी सुनने को नहीं मिलता, ट्री का विड्थ कुछ भी नहीं होता है, जो होता है क्राउन का विड्थ होता है। अब हम देखें यहाँ पर क्राउन कवर और क्राउन विड्थ, नीचे जो भी आएगा इस तरह की इमेज आ गई, मान लो ऊपर से लेने पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इस तरह की छांव इसकी बन गई। तो यहाँ पर हम देखें ये सबसे बड़ी विड्थ हमें दिखाई दे रही और इसे कहा जाएगा क्राउन विड्थ। ये होती है क्राउन विड्थ, ये क्राउन विड्थ। और ये जो पूरा कवर है इसे कहा जाता है क्राउन कवर। और यहां पर सिर्फ किसकी बात की गई है, प्रोजेक्शन की बात की गई है, तो टोटल की बात की गई है, तो टोटल किसकी तरफ जाएगा, क्राउन कवर की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन है मिडिल पोर्शन ऑफ ट्री रिजेंबल्स अ फ्रस्टम ऑफ। तो मिडिल पोर्शन किसकी तरह बिहेव करता है, सबसे नीचे वाला नेलॉइड,
बीच में पैराबोलॉइड और ऊपर कॉनिकल। किसके बारे में पूछ रहा है? मिडिल पोर्शन। तो मिडिल पोर्शन किसकी तरह है? पैराबोलॉइड की तरह है। ऑप्शन नंबर बी। मे बी इसका आंसर जो आंसर की है उसमें अगर गलत टिक हो गया हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना। ऐसा हमें लग रहा है कि शायद गलत हो गया होगा वहां पर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बीच वाला पोर्शन पैराबोलॉइड की तरह है। मिडिल पोर्शन ऑफ द ट्री, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ क्या? चेक कर लेते हैं इसको पेपर में। हाँ, ये क्वेश्चन है, इफ द कैनोपी डेंसिटी इज बिटवीन 0.5 टू 0.75। इसको पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था, 0.5 टू 0.75। तो यहां पर क्लोज्ड, वेरी डेंस, फिर उसके बाद आता है डेंस। तो यहां ऑप्शन दे रहा है 0.75 टू 75 में किसकी आ जाती है? सबसे पहले आती है वेरी डेंस, क्लोज्ड आ जाएगा 1, वेरी डेंस आएगा 0.75 टू 1, और डेंस आता है 0.5 टू 0.75। तो ये हो जाएगा अपना डेंस। इसमें पेपर में ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो आप उसे कंसीडर करके चलेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्टिकल पॉइंट सैंपलिंग इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। वर्टिकल पॉइंट सैंपलिंग किसकी एस्टिमेशन के लिए, क्या निकालने के लिए यूज की जाती है? वर्टिकल पॉइंट सैंपलिंग। तो वर्टिकल पॉइंट सैंपलिंग की जाती है, वर्टिकल से ही पता चल रहा है ऊपर से नीचे क्या होगा, ट्री का हाइट होगा। और वो किसके लिए यूज की जाती है? सैंपलिंग यूज किया जाता है पूरी साइट के लिए। तो एवरेज हाइट के लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल पॉइंट सैंपलिंग, मीन स्टैंड हाइट। ये हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन। बेसल एरिया इससे पता नहीं चलेगा, ऊपर से नीचे आने पर हाइट का अंदाजा होगा, मैं बेसल एरिया का अंदाजा नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। स्टंप एनालिसिस इज यूज्ड टू एक्सेस द रिलेशन ऑफ। स्टंप का एनालिसिस किसके जानकारी के लिए किया जाता है? तो स्टंप का एनालिसिस किया जाएगा। स्टंप एनालिसिस हम जनरली किस में देखने को मिलता है? हमें स्टंप एनालिसिस हमें देखने को मिलेगा ट्री की एज के लिए। सबसे पहला रिलेशन तो हम ट्री की एज के बारे में बता ही सकते हैं। अब एज के साथ में क्या देख रहे हैं हम स्टंप में? उसकी रिंग्स काउंट कर रहे हैं, और रिंग्स काउंट करके हमें पता चलेगा इसमें ग्रोथ का पैटर्न क्या रहा है। हाइट के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि हम किस पर हैं? स्टंप पर। लेकिन ग्रोथ का पैटर्न हमें पता चलेगा। अच्छा, यहां पर इतनी चौड़ी रिंग हो रही है, मतलब क्राउन फैल रहा है। क्राउन चौड़ा होता है, साथ में रिंग बढ़ती है। तो यहां हमें पता चलेगा किसका? एज का और ग्रोथ का। डायमीटर और वॉल्यूम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। हाइट तो पता ही नहीं है, हाइट तो पता ही नहीं है अपन को। दो ऑप्शन तो सीधे सीधे हट जाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। द इंस्ट्रूमेंट वेज प्रिज्म या वेज प्रिज्म मेनली यूज्ड इन। वेज प्रिज्म का यूज किसमें किया जाता है? वेज प्रिज्म का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैंपलिंग में। हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैंपलिंग में, हाँ, ये सीधा सीधा ऑप्शन दे रहा है। एंगल गॉज, एंगल गॉज बोल देता इसकी जगह, तब भी वही बात होती, एंगल गॉज या वेज प्रिज्म। एंगल गॉज या वेज प्रिज्म का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल पॉइंट सैंपलिंग में। वेज प्रिज्म होता है जैसा इसको अगर ये मार्कर है, इसको अगर इतना चौड़ा करके इस तरह से मिलाया जाए, ये अगर 3D में इस तरह से, सॉरी, इस तरह से लिया जाए, जैसे गिराने वगैरह के लिए, हाँ, ये शेप दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये शेप दिख रहा है। सॉलिड फॉर्म में थोड़ी सी गहराई इसमें आ जाए तो ये वेज की तरह दिख रहा है। ये होती हैं वेजेस, जो टांका वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठोकने के लिए, वो उसे कहा जाता है वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ और कत्था किससे लिया जाता है? कत्था मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वालों के लिए खास है, और इंदौरियों के लिए भी, क्योंकि कत्था यूज किया जाता है पान में, और वो यूज किया जाता है उसके कलर के लिए, और उसका कलर होता है डार्क। और टिम्बर में अगर हम डार्क कलर की तरफ जाते हैं तो वो डार्क कलर होता है हार्टवुड में। तो कत्थे की तरफ हम जाएंगे वुड से, सैपवुड से, हार्टवुड से, हार्डवुड नहीं है, हार्टवुड है, हार्टवुड से या सभी से। तो हमारा आंसर होगा, कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? हार्टवुड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। व्हाइट डामर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। व्हाइट डामर कहां से प्राप्त किया जाता है? किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है? किस टिम्बर से प्राप्त किया जाता है व्हाइट डामर? तो वेटेरिका इंडिका, वेटेरिया इंडिका, ये शायद पिछले टेस्ट में भी डिस्कस हो गया था। तो वेटेरिया इंडिका से व्हाइट डामर प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज सिमिलर टू सैप डिस्प्लेसमेंट मेथड बट प्रिजर्वेटिव्स आर अप्लाइड एट द बट एंड एट सर्टेन प्रेशर। जो देखिए ऑप्शन क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस, सॉकिंग प्रोसेस, बाउचरी प्रोसेस एंड मॉडिफाइड बाउचरी प्रोसेस। बाउचरी प्रोसेस का क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, पहली बार ही फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस हुआ था और बाउचरी प्रोसेस का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बाउचरी प्रोसेस जनरली यूज की जाती है, सैप डिस्प्लेसमेंट मेथड इसको कहा जाता है। ये यूज की जाती है, ये टिम्बर है, इस टिम्बर में एक एंड पर, एक छोर इसका लिया, बट एंड लिया, यहां पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। रात में यहां पर प्रिजर्वेटिव के साथ में प्रेशर अप्लाई किया, जो हमें इसके अंदर भरना है प्रोटेक्शन के लिए। इसके साथ में हमने प्रेशर अप्लाई किया और रात पर एक डेफिनेट प्रेशर के साथ हमने इसको रखा। तो एक टाइम के बाद हम आकर देखते हैं यहां से इस छोर से जो सैप है इसका वो फैलने लगता है, और इसको हमने कहां अप्लाई किया, इसके अंदर। हरी लकड़ी खासतौर से इसमें ली जाती है, ग्रीन टिम्बर लिया जाता है, और ग्रीन टिम्बर में आ जाता है हमारा बैम्बू। तो बैम्बू के लिए प्रिजर्वेटिव अप्लाई करने के लिए बेस्ट मेथड का अगर क्वेश्चन आएगा तब भी हम आंसर करेंगे इसमें बाउचरी प्रोसेस। तो इसी को सैप डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और ये इस तरह से किया जाता है, एक छोर से दूसरे छोर पर अप्लाई करके इसे किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज आर। प्रिजर्वेटिव अप्लाई करने का प्रेशर मेथड कौन सा है? अब प्योरली प्रेशर मेथड की अगर हम बात करेंगे, प्योरली प्रेशर मेथड की बात करेंगे तो प्रेशर मेथड हो जाता है प्योरली फुल सेल मेथड। इसमें इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है कि जो प्रिजर्वेटिव है, भट्टी में भरकर एक टैंकर लिया, इसमें भरकर इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रिजर्वेटिव भी है इसमें और टिम्बर्स भी हैं, लॉक्स भी हैं, और इतना प्रेशर इसमें अप्लाई किया जाता है कि जो प्रिजर्वेटिव है वो उसकी सेल वॉल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर भी पहुंच जाता है, इतना प्रिजर्वेटिव इसमें भर जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फुल सेल मेथड कहा जाता है, कि सेल के बाहर भी प्रिजर्वेटिव, सेल के अंदर भी प्रिजर्वेटिव। एम्प्टी सेल प्रोसेस को दो तरह से किया जाता है, लॉरी प्रोसेस और रिपिंग प्रोसेस। लॉरी प्रोसेस और रिपिंग प्रोसेस अगर कहीं क्वेश्चन होगा तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस सिर्फ इसको इतना समझ लो। इसमें प्रेशर तो अप्लाई किया जाता है, लेकिन प्रेशर के साथ में इसमें सक्शन भी अप्लाई किया जाता है, उसको फिर वापस खींच लिया जाता है। अगर वापस से हम इसमें वैक्यूम बनाएंगे, सक्शन अगर करेंगे, तो ये जो सेल है इसमें पूरा प्रिजर्वेटिव भर गया, इसके बाहर का प्रिजर्वेटिव, जो एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव होगा वो क्या होगा, सेल से बाहर आ जाएगा। इस तरह से जो प्रिजर्वेटिव है उसकी जो कॉस्ट है उसको कट किया जा सकता है, और इंडिया में कॉस्ट बड़ा फैक्टर है। इंडिया में क्या, कहीं के लिए भी कॉस्ट बड़ा फैक्टर होगा। तो यहां पर प्रिजर्वेटिव कम लगता है क्वांटिटी के हिसाब से, एम्प्टी में कम लगेगा और इसमें ज्यादा लगेगा। पेनिट्रेशन तो दोनों में लगभग सेम रहता है। तो यहां सेल भर जाती है, एक्स्ट्रा पड़ा रहता है फालतू, जिसकी जरूरत नहीं होती है। जैसे हम बहुत सारा एक्स्ट्रा खा लें जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। Preservative that is filled in the cell cavity as well as cell wall is called full cell process. The normal thickness of the plywood, normal thickness of the plywood। अब देखो ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर पूछा, जबकि एमपीपीएससी की अगर बात करें तो एमपीपीएससी ने भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, और एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जो प्लाईवुड का साइज है, साइज को लेकर क्वेश्चन पूछा था। यहां अगर अपन इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1.25 टू 1.5 mm इतनी मोटाई की सीट ली जानी चाहिए। एमपीपीएससी ने किसके बारे में पूछा था, साइज। उसका साइज क्या था, उसका साइज था 2440 mm बाय 1220 mm, ये इसका डबल, बस ये ध्यान रखना, ये साइज पूछा था उनने, ये एमपीपीएससी ने। अब दोबारा से तो पूछे जाने के चांस कम है, अगर आसपास देखना है तो फिर यही हमें याद रखना पड़ेगा, थिकनेस उसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, द फॉर्म फैक्टर इज वर्कड आउट
यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्म फैक्टर के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम। स्टैंडर्ड वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया इनटू हाइट। तो ए को हटाकर वॉल्यूम लिया जाता है और ये एसएच लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू वी अपॉन एस एच। वहां इससे पहले हमने फॉर्म फैक्टर लिखा था, उस फॉर्मूले को भी इससे डिराइव किया जा सकता है, पर डिटेल क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करने हैं, इसलिए इसको एक्सप्लोर ज्यादा हम नहीं करेंगे। या फॉर्मूला ध्यान रखें और बाकी नोट्स में जाकर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है अ टेबल शोइंग फॉर अ गिवन स्पीसीज एवरेज वेट, औसत भार और ट्रीज लॉग और लॉग्स, पेड़ों का औसत भार दिया जाता है। एक या एक से ज़्यादा डायमेंशंस दी जाती हैं, जैसे गर्थ दे दिया उनने, हाइट दे दिया, डीबीएच दे दिया। इस तरह के मेजरमेंट्स किसी टेबल में दिखते हैं, उस टेबल को क्या कहा जाएगा। किसी भी फसल या की जानकारी या पेड़ की जानकारी, पूरी बड़ी जानकारी जिसमें वेट को भी वो शामिल कर रहा है और वेट के साथ में ये डायमेंशंस भी शामिल कर रहा है। तो ऐसी स्टैंड टेबल नहीं, मनी टेबल नहीं, बायोमास टेबल में सिर्फ ये होता, दूसरे डायमेंशंस नहीं होते। यील्ड टेबल, उपज तालिका, उपज तालिका में हम सारी जानकारी दे देते हैं। जबकि वॉल्यूम टेबल अगर आती है तो वॉल्यूम टेबल में हम 3 डायमेंशंस लेते हैं। पहला डीबीएच हाइट, डीबीएच, और तीसरा ट्री फॉर्म। ये तीनों डायमेंशन के साथ में वॉल्यूम टेबल बनाई जाती है। क्वेश्चन अगर कहीं पर होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर वेट ले रहा है तो सीधे हमें जाना पड़ेगा यील्ड टेबल पर, उपज की पूरी जानकारी देगी वो। फिर है डीबीएच कैन बी मेजर्ड बाय ऑल ऑफ दी फॉलोइंग टूल एक्सेप्ट डीबीएच डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। आवक्ष ऊंचाई पर डायमीटर निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता। कैलिपर्स यूज किया जाता है, डायमीटर टेप यूज किया जाता है। बाकी अगर बिल्टमोर स्टिक देखा जाएगा और मेरिट हिप्सोमीटर देखा जाएगा, ये दोनों यूज किए जाते हैं हाइट मेजरमेंट के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, दोनों इसके आंसर बनेंगे। जो फाइनल आंसर की होगी आपकी, उसमें अपडेट करके दे दिया जाएगा। मे बी अभी एक आंसर दिया हो, चेक कर लेंगे। डाउट के लिए तो मांगे ही गए हैं क्वेश्चंस, आप डाउट्स भेज दीजिएगा, बता देंगे। विच वन इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। CAI, करंट एनुअल इंक्रीमेंट, इट इज द इंक्रीमेंट दैट अ ट्री पुट्स ऑन द फॉर्म फ्रॉम ओरिजिन अप टू दैट एज, नहीं, करंट, गलत। PAI, पीरियडिक एनुअल इंक्रीमेंट, इट इज द एवरेज एनुअल। ठीक है, देखते हैं। एवरेज एनुअल होता है किसी भी पीरियड तक हम एज देखें, उसका इंक्रीमेंट देखें, उससे डिवाइड कर दें अप टू दैट एज से हमें पता चल जाता है पीरियडिक एनुअल इंक्रीमेंट। उस पीरियड में इंक्रीमेंट कितना हुआ है वो एवरेज ही बताता है, एवरेज ही निकालते हैं उसमें। मीन एनुअल इंक्रीमेंट, इट इज द इंक्रीमेंट विच अ ट्री पुट्स ऑन अ सिंगल ईयर। नाउ सिंगल ईयर तो करंट एनुअल इंक्रीमेंट होता है, ये गलत है। TAI, total annual increment, it is total annual increment up to a given age। up to a given age क्यों होगा, ये तो टोटल ही है, डिवाइडेड बाय दैट एज, वो MAI हो जाता है। ये आंसर होगा क्या, PAI। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन CAI इज इक्वल टू MAI। अगर इसके ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, इसके बाद ये गिरना शुरू होता है। ये CAI का ग्राफ रहता है, ये MAI का ग्राफ रहता है। पहले साल से ये सेम से स्टार्ट करते हैं और CAI पीक पर पहुंचने के बाद वापस आता है, और जहां से MAI गिरता है वहां पर ये मिलते हैं, और उसके बाद दोनों ग्राफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं पर हम अपनी क्रॉप का रोटेशन कंप्लीट मान लेते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। मैक्सिमम एवरेज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया पर एनम इज ऑब्टेन्ड। एवरेज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज लोवेस्ट, लोवेस्ट की तो बात है ही नहीं। CAI इज एट पीक, नो, CAI तो गिर रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूजेबल रफ टिम्बर फ्रॉम द एवरेज ट्री इज।
यूजेबल वॉल्यूम ऑफ कोई भी रफ टिम्बर हमारे पास मिला, उसका यूजेबल वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि उसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है। सिलिंड्रिकल फॉर्म में हम ट्री लेते हैं, उसकी पट्टियां काटी जाती हैं। अगर वो तैयार फॉर्म में होता है, बाकी सारा किस में जाएगा, फिर वेस्टेज में जाएगा। तो वेस्टेज वाला जो पार्ट है वो हटाकर यूजेबल वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वो हमें 50% के आसपास ही मिलता है, 37 to 52% ही मिलता है। ये ठीक बात वैसे ही है जैसे टिम्बर का जो कॉस्ट मिलता है हमें, उतना ही कॉस्ट हम उसके खर्च कर देते हैं प्रोसेस वगैरह करने में, ट्रांसपोर्टेशन में, डिपो में, प्रिजर्वेटिव अप्लाई करने में, सीजनिंग में, इन सभी में बहुत सारा खर्च हो जाता है। तो जो कॉस्ट उसमें है, आधा कॉस्ट इस प्रोसेस का हो जाता है, टिम्बर का आधा कॉस्ट रहता है। The logging branch at Forest Research Institute, देहरादून come into existence। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान रखना है। लॉगिंग ब्रांच एट, लॉगिंग की जो ब्रांच है फॉरेस्ट में, कब स्थापित की गई थी देहरादून में, तो जून 1957 में स्थापित की गई थी। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। चूंकि लॉगिंग हमारे सिलेबस में है तो लॉगिंग का इंस्टीट्यूट भी हमारा, हमें ध्यान रखने की जिम्मेदारी है, तो ध्यान रखेंगे आप। 27 इन इंडिया द एक्स हैंडल विल बी शेप। कुल्हाड़ी का जो हैंडल होता है उसका शेप क्या होगा इंडिया में। अब इंडिया में देखो बार बार हम बोलते हैं कॉस्ट का आप ध्यान रखना। अब कॉस्ट का कैसे ध्यान रखोगे, इंडिया में जो लॉक्स या जो लट्ठे वगैरह मिलते हैं उनका शेप क्या रहता है, आप काट कर लेकर आओगे। जो बच्चे गांव से, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता है, वो जो पास में पेड़ मिला आप उसी को काट के ले आते। कुछ भी झाड़ वगैरह मिला थोड़ा ठीक ठाक सीधा खड़ा हुआ, आप उसको काट के ले आते और स्टंप बना लेते हैं। ज्यादा प्रोसेस आप नहीं करते हैं, वो तो बैट गोल नहीं बनता। कई सारे लोगों में से, आप लोगों में से तो उस गोल डंडी से भी आपने क्रिकेट खेला और दूसरे गेम्स भी बने हमारे यहाँ पर, तमाम जो गोल डंडी से खेले जाते हैं। तो जो कुल्हाड़ी का हत्था है वो इंडिया में राउंड शेप वाला जो है वो यूज किया जाता है, इसलिए उसका आई भी जो होता है ना, जो आंख होती है कुल्हाड़ी के, जो लोहे वाला हिस्सा रहता है, हेड जो रहता है, हेड कहा जाता है उसको, उसकी जो आई होती है वो भी किसकी बनी होती है, सॉरी, यहां पर जो आई बनी होती है कुल्हाड़ी में वो भी बनी होती है राउंड शेप में। तो यहां पर आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर स्टैंडर्ड की बात आएगी, जैसे स्टैंडर्ड अगर आता है तो इस तरह से आता है, ओवल शेप में, अंडे के शेप में आता है। ये अंडे के शेप में, क्योंकि हमारी मुट्ठी इसी तरह से बंद होती है, तो जो ठीक शेप होगा वो ओवल शेप होगा, न कि राउंड शेप। राउंड शेप में तो फिसलने की भी प्रॉब्लम आती है, कई बार एक्सीडेंट भी ऐसे सुनने को मिलते हैं। जो गांव में फावड़े, दराती वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, हंसिए वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनमें भी आप देखेंगे तो जो हैंडल है वो यूज़ किया जाता है राउंड शेप, जबकि राउंड शेप एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर होना चाहिए या ओवल। ये बिल्कुल ठीक है, ओवल शेप, अंडाकार होना चाहिए। तो अगर स्टैंडर्ड पूछा जाएगा, वर्ल्ड में पूछा जाएगा या यूरोप में पूछा जाएगा, अमेरिका में पूछा जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ओवल शेप। लेकिन इंडिया में पूछा जाएगा तो आंसर होगा हमारा राउंड शेप। इसका आंसर शायद गलत हो गया है, आंसर की मैं आपके देख लेना, आप एक बार उसको करेक्ट करवा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर क्या दिया गया है, शायद अच्छा स्क्वायर ही दिया है, ठीक है, राउंड ही दिया है, ठीक है। अगर स्क्वायर दिया हो तो उसको राउंड कर लेना, आप लोग ध्यान रखना उसका आंसर 28 का। फेलिंग शुड बी बिगन डैश डैश ऑफ द स्लोप। फेलिंग स्लोप में कहाँ से की जानी चाहिए, अगर कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र वगैरह है तो ऊपर से फेलिंग करें या नीचे से, सेंटर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, या तो टॉप से करोगे या बॉटम से, जो अच्छा होगा एक्सट्रीम से वहीं से हम करेंगे स्टार्ट। अगर हम टॉप से फेलिंग करते हैं या बॉटम से करते हैं, पहले बॉटम से समझ लेते हैं, हमारे लिए बड़ा आसान होगा यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, काटते जाओगे आप, काटते जाओगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, जब यहाँ से टिम्बर काटोगे तो उसको यहाँ पे रोकना होगा, आपको शिफ्ट करना होगा, उसको नीचे लाना होगा। तो आप जैसे ही काटोगे तो वो सीधे सीधे नीचे लुढ़कते लुढ़कते आ जाएंगे और बड़ी प्रॉब्लम जाएगी उसको
रोकने में। और सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं अगर हवा वगैरह चलना होता है, रात में नीचे उतरती है, दिन में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो उसमें नीचे वाली साइड में बड़ी प्रॉब्लम जाएगी। अगर आप ऊपर से फेलिंग करते हो तो वो आपको बेहतर होगा, नीचे के ऑब्स्टिकल्स भी मिल जाते हैं, तो ऊपर से फेलिंग करना स्टार्ट की जाती है। तो फेलिंग फ्रॉम टॉप एट अ स्लोप एरिया, स्लोपी एरिया, तो किसी भी स्लोपी एरिया में टॉप से फेलिंग की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। फेलिंग रूल्स में ये शामिल रहता है, तो फेलिंग रूल के हिसाब से स्लोपी एरिया में टॉप से की जाएगी। फेलिंग बाय रूट्स इज प्रैक्टिस्ड इन, रूट्स की फेलिंग किन स्पीसीज में की जाती है? कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जहां पर रूट्स का भी यूज किया जाता है, जिसमें सबसे खास, और नोट्स में वो मेंशन भी है, सबसे खास आ जाता है सेंटेलम एल्बम, चंदन, रूट्स भी बेची जाती हैं। उसके बाद आता है अकेशिया कटेचू, जो हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी है अकेशिया कटेचू का है अप्रॉक्स 1, मतलब आइडियल के आसपास अकेशिया कटेचू स्पेसिफिक ग्रेविटी में आता है। फिर उसके बाद जुगलेंस रीजिया, इसकी भी रूट्स यूज होती हैं। तीनों की रूट्स यूज होने की वजह से इनका जो रूट वॉल्यूम है वो फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए तीनों को किसमें लिया जाएगा? रूट से फेलिंग की जाएगी, रूट्स की भी फेलिंग में उन्हें काउंट किया जाएगा। 31, अ प्लेस वेयर वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस इज स्टोर्ड फॉर डिस्पोजल, जिन्हें डिस्पोजल के लिए इकट्ठा किया जाता है फेलिंग के बाद। कहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा? एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सभी को लाकर इकट्ठा करके रख सकते हैं, वो प्लेस कहलाता है आपका डिपो, फॉरेस्ट डिपो। फॉरेस्ट के अंदर भी हो सकता है, फॉरेस्ट के बाहर भी हो सकता है। परमानेंट जो डिपोज बनाए जाते हैं वो फॉरेस्ट के बाहर बनाए जाते हैं, और टेम्परेरी जो डिपोज बनाए जाते हैं तो फेलिंग साइट के पास में ही उनको बना लिया जाता है डिस्पोजल के लिए, कॉस्ट कट के लिए। पैचेज ऑफ बार्क आइदर पार्शियली और होली एम्बेडेड इनसाइड द वुड इज कॉल्ड, जो पैचेज हैं बार्क पर वो पार्शियली कम या लगभग पूरे बार्क के अंदर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जो पेचेस हैं, सेक, फ्लूट्स, स्पाइरल ग्रेन और इन बार्क, तो उन्हें कहा जाएगा, अगर बार्क के अंदर हैं, बार्क के कहाँ हैं? एम्बेडेड इनसाइड, तो बार्क के अंदर हैं तो वो क्या होंगे? इन बार्क होंगे। जो सेक्स वगैरह हैं वो डिफेक्ट बाहर रहते हैं, स्पाइरल ग्रेन, फ्लूट्स और सेक, ये सभी डिफेक्ट उसके टिम्बर के बाहर दिखते हैं, जबकि ये होगा पार्शियली या होली अंदर। सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द ग्रेन विच एक्सटेंड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, जैसे आपने टिम्बर लिया पूरा, ये मोबाइल से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये लिया हमने, ये अगर हम ले रहे हैं तो इसमें ऊपर वाली सरफेस से नीचे वाली सरफेस पर अगर कट पहुंच जाता है तो उसे कहा जाएगा हमारा कट, स्प्लिट, उसे कहा जाएगा स्प्लिट। ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिट, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर स्प्लिट हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीनो ऑफ इंडियन फार्मेकोपिया ऑफन टर्म्ड एज मालाबार कीनो, मालाबार कीनो किसको कहा जाता है? मालाबार कीनो कहा जाता है, ये ऑप्शन से ही दिख रहा है, देखो मालाबार कीनो ऑप्शन से ही दिख रहा है। अब बॉम्बेक्स उसमें कीनो में शामिल नहीं होता, इससे अगर लग रहा होगा, मालाबार से लग रहा हो तो इसमें शामिल नहीं होगा। फिर डाइसोलम नहीं, एलैंथस ग्रैंडिस नहीं, टेरोकार्पस मार्सुपियम, टेरोकार्पस मार्सुपियम को कहा जाता है मालाबार कीनो। ये भ्रम के लिए आपका ऑप्शन नंबर पहला डाला गया था, तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है सीधे, टेरोकार्पस मार्सुपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द लेटिन नेम ऑफ गोल्डन बैम्बू, गोल्डन बैम्बू का लेटिन नाम क्या है? या बॉटनिकल नेम पूछ रहा है इसका, तो बॉटनिकल नेम होता है इसका बुल्गारिस, बॉटनिकल नेम होता है इसका बुल्गारिस, ध्यान रखेंगे, याद रखने वाले सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वेट स्लाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वेट स्लाइड क्या कहलाती है? जो वेट स्लाइड यूज की जाती है, फेलिंग फ्रॉम टॉप होता है, तो वहां पर जो गीली स्लाइड्स होती हैं उनका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो लॉग्स को वहीं से सीधे गीली स्लाइड पर डाल दिया जाता है या वहां से घसीट कर लेकर आते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है लाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, क्योंकि कॉस्ट कट ट्रांसपोर्टेशन में अच्छी खासी की जा सकती है। और जहां डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो जाता है, जहाँ सिंगल टिम्बर का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है या रिवर वगैरह नहीं है तो और प्रॉब्लम आती है उसमें, तो वहां पर वेट स्लाइड्स का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उन्हें कहा जाता है फ्लूम्स, उन्हें फ्लूम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ डिपोट इज टेम्परेरी इन नेचर? कौन सी डिपो टेम्परेरी होती है नेचर में? तो टेम्परेरी डिपो के बारे में अभी थोड़ा सा बताया था, जो डिपो फॉरेस्ट के अंदर स्थापित की जाती है कुछ समय के लिए फेलिंग साइट के पास में, उन्हें कहा जाता है टेम्परेरी डिपो। तो यहां पर आंसर होगा हमारा फॉरेस्ट डिपो। जो फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के बाहर जहां 2-3 एरिया के रोड्स आकर मिलते हैं वो परमानेंट डिपोट्स वगैरह कहलाती हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल ग्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्पाइरल ग्रेन को और क्या कहा जाता है? स्पाइरल ग्रेन दिखता कैसा है? स्पाइरल ग्रेन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप लोगों ने कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद निचोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको वर्टिकली आप देखें, जो ग्रेन्स हैं लकड़ी के वो दिखते हैं बिल्कुल स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल की तरह दिखते हैं। तो वैसे ही यहां पर वो कैसे दिखेंगे? ट्विस्टेड फॉर्म में दिखेंगे, वो घुमे हुए दिखेंगे। किस फॉर्म में दिखेंगे? ट्विस्ट ऑफ द ट्री। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टवुड इज, हार्टवुड क्या होता है? हार्टवुड होता है जो डेड पार्ट होते जाता है, कैम्बियम का जो डेड पार्ट होते जाता है वो अंदर छूट जाता है, बाकी वो बाहर वाला पार्ट, सेप वाला पार्ट, कैम्बियम वाला पार्ट बाहर की तरफ जाते जाता है। कैम्बियम बाहर की तरफ बढ़ती है और एक टाइम के बाद जाके कैम्बियम बाहर नहीं जा पाती, और वही होती है लाइफ ऑफ ट्री। वहां पर आके ट्री की लाइफ खत्म हो जाती है। तो यहां बनेगा लिव टिश्यू, लाइव टिश्यू नहीं, डेड टिश्यू। हार्टवुड होता है डेड टिश्यू, इसलिए उसका कलर डार्क रहता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज क्रॉकी नेचर? क्रॉकी नेचर का मतलब है कुछ रफ टाइप का उसमें पार्ट रहता है, क्रॉकी नेचर। तो क्रॉकी नेचर किस में रहेगा? लीव्स में रहेगा, रफ पार्ट लीव्स में नहीं रहता है, सैपवुड में नहीं रहेगा, हार्टवुड में नहीं रहेगा, वो रहेगा किसमें? बार्क में। जैसे पीसने पर उसमें कुछ पार्ट्स, गठान जैसे पार्ट्स उसमें दिखेंगे, वो क्रॉकी नेचर कहलाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्प्रिंग वुड का मतलब होता है बसंत की लकड़ी, इसको हिंदी में कहा जाए बसंत की लकड़ी। तो जो बसंत ऋतु होती है वो कब स्टार्ट होती है? हिंदू अगर कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो मार्च अप्रैल के आसपास हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है, वही होती है बसंत ऋतु। तो वो समय कौन सा होगा? अर्ली पहले वाला समय, बाद वाला समय, समर वाला समय? नहीं, तो कौन सा समय होगा? वो पहले वाला, स्टार्टिंग वाला समय, मतलब अर्ली वुड। उस टाइम पर जो टिम्बर बनेगी उसे अर्ली वुड कहा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ फाइबर आर, फाइबर का मेन फंक्शन क्या होता है? फाइबर्स कहाँ होंगे? फाइबर होते हैं लकड़ी के अंदर। जब हम सॉ की कटिंग करते हैं, सॉ कटिंग का मेन फंक्शन होता है फाइबर को मार्क करके उसे कट करना और कट करके बाहर निकालना। तो काटने में हम कौन सा क्या किस चीज को तोड़ रहे हैं, कट किसको कर रहे हैं? जब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाली चीज को क्या किया जाता है? कट किया जाता है, या उस सपोर्ट को हटाया जाता है, तो टिम्बर टूट जाता है। तो यहां पर आंसर होगा मैकेनिकल सपोर्ट। उसका जो मेन फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट है। फूड स्टोरेज वगैरह, कंडक्शन वगैरह एक टाइम पर वो बदलता रहता है, कभी अंदर से रहता है वो, फिर उसके बाद जो कंडक्शन है वो बाहर की तरफ आते जाता है कैम्बियम के साथ में, कैम्बियम बाहर बढ़ती है। अगला, मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रीन टिम्बर में वेरी फ्रॉम। जो ग्रीन टिम्बर होगी उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, ताजा काटी हुई लकड़ी में काफी सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है, और उस मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट किया जाता है ड्राई ओवन वेट से, सूखी लकड़ी से। क्योंकि हमारे जरूरत की कौन सी है? सूखी लकड़ी। अगर ये सूखी लकड़ी हमारे मतलब की है और ये 50 ग्राम है, और जब इसको काटा था
तो ये थी 120 ग्राम, भी 120 ग्राम की, ये 120 ग्राम की थी। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना पार्ट था? एक्स्ट्रा पार्ट था 70, होना कितना था? 50 ग्राम। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के हिसाब से इसमें 50 ग्राम मॉइस्चर, 50 ग्राम में ही मॉइस्चर शामिल होना था, चाहे वो 15% था, 17% था, जो भी था, लेकिन इसके हिसाब से होना था कितना? 120। तो मॉइस्चर कंटेंट इसमें कितना होगा? 70% के हिसाब से देखा जाएगा, कितना आ जाएगा? 140%। और इतना चलता है। लकड़ी हल्की होती है, उसमें मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है, इसीलिए कभी कभी किसानों के साथ में ये विवाद चलते रहता है कि जो धान की फसल आती है उसमें ये पानी ले आते हैं, क्योंकि पानी भी क्या है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं उसी की तरह देखा जाएगा तो पानी का वेट ज्यादा हो जाता है, सूखी का वेट कम रहता है, तो वो वेट कट के हिसाब से कॉस्ट थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो यहां पर पानी का जो परसेंट है वो होता है 50 से 200%, आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए सीजनिंग करना पड़ता है, पानी हटाना पड़ता है। द प्रॉपर्टी ऑफ वुड विच इनेबल्स इट्स रिकेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेस हैज प्रोड्यूस्ड डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस बनता है, अभी थोड़ी देर पहले मेजर्स थ्योरी के बारे में बात की, पेड़ लगा हुआ है, इस पर स्ट्रेस बनेगा, स्ट्रेस आएगा, हवा चलेगी, स्ट्रेस आएगा, झुकेगा ये, और ये वापस खड़ा हो जाता है। तो वापस खड़े होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। आप सभी ने जो फिजिक्स है, फिजिक्स में इलास्टिसिटी पढ़ा है, किसी भी पदार्थ का गुण होता है जो वापस उसको उसी शेप में लेकर आ जाता है, फोर्स लगाने पर डिफॉर्म होता है, लेकिन उसी शेप में आने की जो प्रकृति होती है उसे इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहा जाता है। इसका उल्टा होता है प्लास्टिसिटी की, फोर्स लगाने पर वो वापस नहीं आएगा, वो प्लास्टिसिटी या टूटना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट शिप बिल्डिंग टिम्बर इन द वर्ल्ड इज। बेस्ट शिप बिल्डिंग टिम्बर माना जाता है, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा काम किस पर हुआ है? सबसे पहले काम किस पर हुआ है? पहला जो अधिकारी बना था हमारे यहाँ पर 1806 में, वाटसन। वाटसन पहला कंजर्वेटर हमारे यहाँ पर बना था, और वो भी तब बना था जब 1800 में कमेटी बनी थी, और 1800 में जो कमेटी बनी थी वो टीक को लेकर बनी थी। तो सबसे पहले जो बात आई थी टीक, टीक को लेकर क्यों बनी थी? दूसरे को लेकर बन जाती, टीक को लेकर इसलिए बनी थी क्योंकि अंग्रेजों की शाही नौसेना हमारे यहां पर थी, और शाही नौसेना का मतलब है पानी के जो जहाज हैं, शिप्स हैं, वो उनमें टिम्बर का यूज होता था। अगर हल्की मानी जाएगी लेकिन अवेलेबल नहीं होती, बलसम बहुत अच्छी लकड़ी होती है, बहुत मजबूत और हल्की होती है, लेकिन अवेलेबल ही नहीं होती है, इसलिए सबसे अच्छी जो बेस्ट टिम्बर मानी जाती है वो मानी जाती है टीक। Which species are used for making of guitar? गिटार बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिस्सो, कैनेरियम, इक्विफिलम। तो कैनेरियम इक्विफिलम का यूज किया जाता है गिटार बनाने के लिए, आप लोग ध्यान रखना, बस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी। मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला आप लोगों को बता ही दिया है, नीचे क्या आएगा? ओवन ड्राई वेट नीचे आता है, और यहाँ हम फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो नीचे ओवन ड्राई वेट सिर्फ एक ही रिलेशन में दे रहा है, ये वेट वेट माइनस ओवन ड्राई वेट अपॉन ओवन ड्राई वेट इंटू 100 परसेंटेज में ये फाइंड आउट किया जाता है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को लिख कर रखना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फेस बिकम कॉनकेव और कॉन्वेक्स अलोंग लेंथ इज कॉल्ड। लंबाई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो जाता है। जैसे ये पेपर लिया हमने, ये पेपर में अगर देखो ये ऐसे हो जाए या ये ऐसे हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? बच्चों के लिए तो ये क्या है, दो छोर दिख रहे हैं, ये लकड़ी के इस तरफ रस्सी बांधो, इस तरफ रस्सी बांधो, क्या बन जाएगा उनके लिए? ये धनुष। इस तरफ भी दिख रहा है तो भी आप बांधो, उनके लिए बन जाएगा धनुष, मतलब बो। तो क्या कहलाएगी? ये बोइंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज वुड विच आर लाइबल टू क्रैक, स्प्लिट, रैप। क्रैक, स्प्लिट और रैप जब हम सीजनिंग करने जाते हैं तो सीजनिंग करने जाने में हम चेक करते हैं जो टिम्बर है हमारा वो सीजन करने पर किस तरह के डिफेक्ट्स बताएगा। कुछ टिम्बर्स होते हैं जो बहुत जल्दी डिफेक्ट बताने लगते हैं सीजनिंग करने पर, कुछ टिम्बर्स में डिफेक्ट नहीं आते, और कुछ टिम्बर में कुछ तरह के डिफेक्ट्स दिखते हैं। इसके हिसाब से टिम्बर को क्लासिफाई किया जाता है। नॉन रिफ्रैक्टरी में
और जो डिफेक्ट्स हैं वो नहीं दिखते। जो हाईली रिफ्रैक्टरी वुड्स होते हैं उनमें जो डिफेक्ट्स का रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा और बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, विच आर लाइबल टू क्रैक, स्प्लिट और रैप। क्रैक, स्प्लिट और रैप जिनमें दिखेंगे वो क्या होंगे, हाईली रिफ्रैक्टरी वुड्स। जहां बिल्कुल नहीं दिखेंगे वो नॉन रिफ्रैक्टरी मॉडरेटरी, उन दोनों के बीच वाली टिम्बर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ ड्राइंग इज। अब यहां पर ड्राइंग चल रहा है, सूखा होना चल रहा है, बाहर आपने कपड़े सुखाने डाले हैं। अगर बाहर की ह्यूमिडिटी बढ़े, बाहर की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपके कपड़े, जो बरसात में कपड़े आप सूखने डालते हैं उनको टाइम लगता है, भले आप उनको अंदर डालें। जैसे जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उन लोगों ने ये महसूस किया होगा, क्योंकि उन लोगों को छत की धूप ज़्यादातर को नहीं मिल पाती है, तो बालकनी में कपड़े सुखाते हैं। बालकनी में कपड़े सुखाने में बरसात के समय में ज़्यादा समय लगता है, ऐसा नहीं होता है कि वो बरसात में कपड़े डाल रहे हैं, लेकिन बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वो सूखने में टाइम लेते हैं। तो जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो क्या होगी, डिक्रीज होती है, रेट ऑफ ड्राइंग डिक्रीज हो जाती है। तो इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ ड्राइंग इज डिक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। अभी भी लेक्चर थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं पेपर के सॉल्यूशन को 2 पार्ट में हम लेकर चलेंगे। तो पहला पार्ट हमारा 50 क्वेश्चंस का, अगला पार्ट 50 क्वेश्चंस का। तो आगे के सॉल्यूशन के लिए आप दूसरे पार्ट से कंटिन्यू करें। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।